विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सवाल पर बात कर रहे हैं, कार्बोकेशन यानी कार्बोकेटायंस की स्थिरता। हम सब जानते हैं कि ये रसायन विज्ञान में मध्यवर्ती इंटरमीडिएट्स के तौर पर कितने महत्वपूर्ण हैं, और हाँ, उनकी स्थिरता ये तय करती है कि प्रतिक्रियाएं कैसे और कितनी तेजी से होती हैं। स्रोत सामग्री हमें बताती है कि हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे हम अति संयुग्मन भी कहते हैं, कार्बोकेशन मुक्त कणों और एल्कीनों को स्थिर करने वाला एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है। तो आज हमारी चर्चा का जो मुख्य मुद्दा है वो स्रोत सामग्री से ही निकल कर आता है। जब हम देखते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी से ज्यादा स्थिर होता है और सेकेंडरी वाला प्राइमरी से ज्यादा स्थिर होता है, तो इस स्थिरता के पीछे मुख्य वजह क्या है? क्या यह स्थिरता मुख्य रूप से हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण है, जैसा कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या का सीधा संबंध हमें बताता है, या फिर इसमें अल्काइल समूहों का जो प्रेरणिक प्रभाव है, इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी भी बराबरी की या कम से कम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? स्रोत कहते तो हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन आमतौर पर प्रेरणिक प्रभाव से ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन क्या कहानी बस इतनी सीधी है? मैं इस नजरिए को सामने रखूंगा कि हाँ, कार्बोकेटायन की स्थिरता समझाने में हाइपर कॉन्जुगेशन ही वो निर्णायक कारक है जिसके आधार पर हम स्थिरता के क्रम को सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और मैं ये दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगी कि हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रेरणिक प्रभाव को कम आंकना एक भूल होगी। मेरे विचार में कार्बोकेशन की स्थिरता इन दोनों प्रभावों के, आप कह सकती हैं, मिले जुले असर का नतीजा है, और किसी एक को पूरी तरह से हावी मान लेना शायद तस्वीर को थोड़ा ज्यादा सरल बनाना होगा। चलिए, तो मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे कभी कभी नो बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा पाई संयुग्मन भी कहा जाता है, एक शक्तिशाली स्थायी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है। इसमें होता क्या है, जो कार्बोकेशन कार्बन होता है उससे जुड़े कार्बन यानी अल्फा कार्बन पर लगे हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो कार्बोकेशन के खाली पी कक्षक में, मतलब एम्प्टी पी ऑर्बिटल में फैल जाते हैं, या कह लीजिए विस्थापित हो जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं। अब कार्बोकेशन का जो केंद्रीय कार्बन है वो sp2 संकरित होता है, हाइब्रिडाइज्ड। उसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है, ट्रिगनल प्लेनर, और उसके पास एक खाली pz कक्षक होता है जो सिग्मा बॉन्ड के तल के लंबवत होता है। यह स्थिति सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के इस फैलाव के लिए बिल्कुल सही माहौल देती है। सबसे अहम बात जो सीधे तौर पर स्थिरता से जुड़ी है वो है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा ऐसी नो बॉन्ड रेजोनेंस संरचनाएं बन पाएंगी और उतनी ही ज्यादा स्थिरता मिलेगी। और यही कारण है कि हम स्थिरता का एक स्पष्ट क्रम देखते हैं। टर्शियरी, जिसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, सबसे स्थिर, फिर सेकेंडरी 6 अल्फा हाइड्रोजन के साथ, फिर प्राइमरी 3 अल्फा हाइड्रोजन, और सबसे कम स्थिर मिथाइल कार्बोकेशन, जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। स्रोत भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव आमतौर पर प्रेरणिक प्रभाव से ज्यादा मजबूत होता है। यह सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन घनत्व का हल्का सा खिसकना नहीं है जैसा प्रेरणिक प्रभाव में होता है, बल्कि यह सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का वास्तविक विस्थापन है जो कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से धनात्मक आवेश को फैलाकर स्थिरता प्रदान करता है। हाँ, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन को स्थिर करने में एक भूमिका निभाता है, और वो जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या और स्थिरता के बीच का सीधा संबंध आपने बताया वो बिल्कुल स्थापित तथ्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि हम प्रेरणिक प्रभाव को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा प्रचलित व्याख्या है। प्रेरणिक प्रभाव भी एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है, इसे भूलना नहीं चाहिए। एल्काइल समूह जैसे कि मिथाइल समूह CH3 अपनी प्रकृति से ही इलेक्ट्रॉन दान करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। वे सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से इलेक्ट्रॉन घनत्व को धनात्मक रूप से आवेशित कार्बन की ओर धकेलते हैं। हाँ, यह सच है कि यह प्रभाव दूरी के साथ कम होता जाता है, लेकिन जब एल्काइल समूह सीधे कार्बोकेटायन कार्बन से जुड़े हों तो यह काफी प्रभावी होता है। यह धनात्मक आवेश को कम करने में मदद करता है, जिससे स्थिरता बढ़ती है। और जब स्रोत कहते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन आम तौर पर ज्यादा मजबूत होता है, तो यह आमतौर पर शब्द ही
अपने आप में एक गुंजाइश छोड़ता है ना? इसका मतलब है कि हमेशा ऐसा नहीं होता, या ये भी हो सकता है कि प्रेरणिक प्रभाव का योगदान इतना महत्वपूर्ण हो कि उसे अनदेखा न किया जा सके। जरा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेशायन CH3,3C+ के बारे में सोचिए। हाँ बिल्कुल, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें 3 मिथाइल समूह भी तो हैं। इन तीनों समूहों का मिला जुला वो जो संचयी या क्यूमुलेटिव प्रेरणिक प्रभाव होगा वो काफी ज्यादा होगा। क्या ये संभव नहीं कि ये मजबूत प्रेरणिक प्रभाव भी उसकी असाधारण स्थिरता में एक बड़ा योगदान देता हो? और ये नो बॉन्ड रेजोनेंस शब्द भी सुनने में भले ही आकर्षक लगे, पर क्या ये वास्तव में पूर्ण अनुनाद जैसा है? स्रोत बताते हैं कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का पास के खाली पी कक्षक के साथ आंशिक ओवरलैप या अंतःक्रिया है। प्रेरणिक प्रभाव, हालांकि शायद कम ग्लैमरस लगे, एक बुनियादी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिरीकरण तो देता ही है। आपने प्रेरणिक प्रभाव के संचयी असर और आमतौर पर शब्द पर जोर दिया, ये दिलचस्प है, लेकिन मैं फिर से अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पर लौटना चाहूंगा। देखिए, स्थिरता का क्रम टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या मतलब 9, 6, 3, 0, इनके बीच जो सीधा सटीक गणितीय संबंध है उसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। ये महज संयोग तो नहीं हो सकता। हर एक अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के माध्यम से एक अतिरिक्त स्थिर संरचना बनाने की संभावना देता है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है 9 संभावित हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं, 6 का मतलब 6 और इसी तरह। ये जो मात्रात्मक संबंध है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रभुत्व के लिए एक बहुत मजबूत तर्क पेश करता है। हाँ, मैं मानता हूं कि एल्काइल समूहों की संख्या भी उसी क्रम में बढ़ती है, 3, 2, 1, 0, लेकिन एल्काइल समूहों की गिनती हमें सीधे तौर पर यह नहीं बताती कि कितनी स्थिर संरचनाएं बन सकती हैं, जबकि अल्फा हाइड्रोजन की गिनती बिल्कुल बताती है। क्या ये गणितीय सटीकता अपने आप में ये इशारा नहीं करती कि हाइपर कॉन्जुगेशन ही वो मुख्य तंत्र है जो स्थिरता के इस क्रम को निर्धारित कर रहा है? प्रेरणिक प्रभाव यहाँ एक सहायक भूमिका निभा सकता है, बिल्कुल, लेकिन मुख्य भूमिका में तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही लगता है। मैं मानती हूँ कि ये गणितीय संबंध बहुत आकर्षक है और हाइपर कॉन्जुगेशन की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है, लेकिन क्या हम सहसंबंध कोरिलेशन को सीधे कारण कार्य संबंध कॉजेशन मान सकते हैं? जैसा मैंने पहले कहा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या और एल्काइल समूहों की संख्या साथ साथ बढ़ती है, तो जो स्थिरता हम देख रहे हैं वो इन दोनों कारकों के बढ़ने का नतीजा हो सकती है। आप कह रहे हैं कि मुख्य कारण अल्फा हाइड्रोजन है, मैं कह रही हूं कि शायद दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। फिर से टर्जरी कार्बोकेशन का उदाहरण लें। 9 अल्फा हाइड्रोजन बहुत सारे हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरैक्शंस देते हैं, सही बात है, लेकिन उन 3 मिथाइल समूहों के संयुक्त प्रेरणिक प्रभाव को हम कैसे अनदेखा कर दें? हर मिथाइल समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व को केंद्र की ओर धकेल रहा है, 3 मिलकर काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व धकेलेंगे। क्या ये संभव नहीं कि ये मजबूत प्रेरणिक धक्का उस धनात्मक आवेश को संभालने में उतनी ही या लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हो जितनी कि वो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं? स्रोत का आमतौर पर मजबूत कहना शायद यही बताता है कि ज्यादातर मामलों में हाइपर कॉन्जुगेशन का असर ज्यादा दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेरणिक प्रभाव का योगदान नगण्य है। हो सकता है कि टर्शियरी कार्बेशन की जो असाधारण स्थिरता है वो इन दोनों प्रभावों के एक दूसरे को मजबूत करने, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का नतीजा हो। उन्हें अलग अलग देखने के बजाय क्या हमें उन्हें मिलकर काम करते हुए नहीं देखना चाहिए? सहक्रियात्मक प्रभाव, सिनर्जेटिक इफेक्ट का विचार सोचने लायक है, लेकिन मैं एक बार फिर तंत्र की प्रकृति पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा पाई संयुग्मन कहा गया है, यानी यह अनुनाद रेजोनेंस का ही एक प्रकार है, भले ही थोड़ा अलग किस्म का हो। इसमें CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन सचमुच खाली p कक्षक में फैल जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन का वास्तविक विस्थापन है, डीलोकलाइजेशन, जो धनात्मक आवेश को अणु के ज्यादा हिस्से पर फैला देता है। याद कीजिए, अनुनाद स्थिरता बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका माना जाता है। कार्बोकैटायन की sp2 संकरण अवस्था और खाली pz कक्षक
की मौजूदगी इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पी कक्षक के ओवरलैप को बहुत अनुकूल बनाती है। इसकी तुलना में प्रेरणिक प्रभाव क्या है? वो तो सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से इलेक्ट्रॉन घनत्व का महज एक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन या खिसकाव जो दूरी के साथ तेजी से कम भी होता है। क्या इन दोनों तंत्रों की प्रकृति में ये बुनियादी अंतर वास्तविक इलेक्ट्रॉन विस्थापन बनाम इलेक्ट्रॉन घनत्व का खिसकाव ये नहीं बताता कि हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा प्रदान किया गया स्थिरीकरण कहीं ज्यादा प्रभावी होना चाहिए, खासकर जब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, जैसा कि टर्शरी कार्बोकैशन में होता है? मैं तंत्र के इस अंतर को समझती हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन वाकई एक खास किस्म का इलेक्ट्रॉन विस्थापन है, लेकिन नो बॉन्ड रेजोनेंस शब्द पर मैं फिर आपत्ति जताना चाहूंगी। ये थोड़ा भ्रामक हो सकता है ना? ये सचमुच बिना बॉन्ड वाली स्थिति नहीं है और ना ही ये पाई इलेक्ट्रॉनों के अनुनाद जितना शक्तिशाली विस्थापन है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों और पास के पी कक्षक के बीच एक ऑर्बिटरी इंटरैक्शन है। ये महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये प्रेरणिक प्रभाव को कम महत्वपूर्ण बना देता है? प्रेरणिक प्रभाव भले ही दूरी पर निर्भर हो, उन समूहों के लिए तो बहुत मायने रखता है जो सीधे आवेशित केंद्र से जुड़े हैं। ये एक मौलिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव है। इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह धनात्मक आवेश को स्थिर करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह अस्थिर करते हैं। ये बहुत सीधा और बुनियादी तर्क है। एल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, इसलिए वे कार्बोकैशन को स्थिर करते हैं। इसे हाइपर कॉन्जुगेशन के ज्यादा जटिल और हाँ शायद ज्यादा दिलचस्प तंत्र के पूरक के रूप में क्यों न देखा जाए, प्रदान करता हो, और हाइपर कॉन्जुगेशन उस स्थिरता को और बढ़ाता हो, खासकर ज्यादा एल्काइल समूह होने पर। ऐसा लगता है कि दोनों मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक के बिना दूसरी व्याख्या शायद अधूरी लगती है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि दोनों प्रभाव मौजूद हैं और योगदान करते हैं, लेकिन फिर स्रोत के उस कथन पर वापस आते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन आमतौर पर प्रेरणिक प्रभाव से ज्यादा मजबूत होता है। अगर ये आमतौर पर सच है तो इसका तार्किक निष्कर्ष तो यही निकलता है कि ज्यादातर स्थितियों में, खासकर कार्ब कैटायन स्थिरता जैसे क्लासिक मामले में, हाइपर कॉन्जुगेशन ही वो प्रभाव है जो स्थिरता के क्रम और उसके परिमाण, मैग्नीट्यूड को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर दोनों बराबर के महत्वपूर्ण होते या उनका महत्व तुलनीय होता तो स्रोत ऐसी तुलनात्मक भाषा का इस्तेमाल ही क्यों करते? ये कथन एक तरह के पदानुक्रम, हायरार्की की ओर इशारा करता है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ऊपर है। और ये भी देखिए कि यही हाइपर कॉन्जुगेशन तंत्र, जैसा कि स्रोत बताते हैं, एल्कीनों और मुक्त कणों को भी स्थिर करता है। यह इसकी व्यापक प्रयोज्यता, वाइडर एप्लीकेबिलिटी और मौलिक महत्व को दिखाता है। क्या ये व्यापकता इसके प्रमुख महत्व का संकेत नहीं है? मैं आमतौर पर शब्द की व्याख्या थोड़ी अलग तरह से करना चाहूंगी। देखिए, आमतौर पर का मतलब हमेशा नहीं होता है। ये स्वीकार करता है कि सापेक्ष महत्व, रिलेटिव इम्पोर्टेंस, स्थिर नहीं है। ये संदर्भ पर निर्भर कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हो सकता है। हो सकता है कुछ खास तरह के कार्बोकैटायन हों या स्थिरता के कुछ खास पहलू हों जहां प्रेरणिक प्रभाव की भूमिका ज्यादा अहम हो जाए या कम से कम हाइपर कॉन्जुगेशन के बराबर हो जाए। जरा सोचिए, क्या ऐसे अल्काइल समूह हो सकते हैं जिनका प्रेरणिक प्रभाव बहुत ज्यादा हो, लेकिन ज्यामिति या किसी और वजह से वे हाइपर कॉन्जुगेशन में उतना अच्छा योगदान न कर पाएं? या इसका उल्टा, स्थिरता तो अणु के भीतर काम कर रहे सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों का कुल नतीजा है। हम इन दोनों स्थायी प्रभावों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके एक विजेता क्यों घोषित करना चाहते हैं? शायद हमें उनके मिले जुले असर, उनके सहक्रियात्मक योगदान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर मजबूत का मतलब ये नहीं है कि दूसरा प्रभाव बेकार है या नगण्य है। हो सकता है इसका मतलब ये हो कि औसतन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा बड़ा योगदान देता है, लेकिन किसी दिए गए अणु में स्थिरता के लिए दोनों का होना जरूरी हो सकता है। क्या हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि केवल हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर हम सभी कार्बोकैटायन की स्थिरता के क्रम की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं बिना प्रेरणिक प्रभाव को ध्यान में रखें? मुझे लगता है शायद नहीं। आपने संदर्भ निर्भरता और सहक्रियात्मकता की बात उठाई है, जो विचारणीय है। शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हमें स्थिरता के क्रम का एक बहुत ही अच्छा और सीधा मॉडल देती है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन तंत्र पर आधारित है। यह मॉडल टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बोकैटायन के लिए खूबसूरती से काम करता है। यह तंत्र यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव की तुलना में
ज्यादा शक्तिशाली स्थिरीकरण क्यों प्रदान करता है, इसके भी तर्क मौजूद हैं। और स्रोत का आमतौर पर मजबूत कथन भी इसी ओर इशारा करता है। तो भले ही प्रेरणिक प्रभाव मौजूद हो और योगदान देता हो, लेकिन स्थिरता के क्रम को समझने और समझाने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन एक ज्यादा प्रभावशाली और व्याख्यात्मक रूप से शक्तिशाली उपकरण लगता है। और मेरा तर्क यह है कि जहां हाइपर कॉन्जुगेशन और अल्फा हाइड्रोजन की गिनती एक उपयोगी और महत्वपूर्ण व्याख्या प्रदान करती है, वहीं एल्काइल समूहों के मूलभूत इलेक्ट्रॉन दान करने वाले प्रेरणिक प्रभाव को कम आंकना सही नहीं होगा। यह एक बुनियादी इलेक्ट्रोस्टैटिक तर्क है जो स्थिरता में योगदान देता है, खासकर जब कई एल्काइल समूह मौजूद हों। आमतौर पर मजबूत का मतलब यह नहीं है कि कमजोर प्रभाव नगण्य है। हो सकता है कि कार्बोकेशन की कुल स्थिरता इन दोनों प्रभावों के एक जटिल संतुलन का परिणाम हो, जहां कभी एक का पल्ला भारी होता है, कभी दूसरे का, लेकिन दोनों हमेशा मौजूद रहते हैं और अपना किरदार निभाते हैं। पूरी तस्वीर समझने के लिए दोनों को महत्व देना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि कार्बोकैटायन की स्थिरता कोई सीधा साधा मामला नहीं है। इसमें कम से कम दो मुख्य स्थायी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव हाइपर कॉन्जुगेशन और प्रेरणिक प्रभाव शामिल हैं, और उनकी सापेक्ष भूमिका पर विशेषज्ञों के बीच भी अलग-अलग मत हो सकते हैं। हमने देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के साथ अपने सीधे संबंध के कारण स्थिरता के क्रम यानी टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी की एक बहुत ही आकर्षक और मात्रात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है। वहीं हमने ये भी तर्क दिया कि एल्काइल समूहों का प्रेरणिक प्रभाव एक बुनियादी इलेक्ट्रॉन दान करने वाले गुण के रूप में स्थिरता में एक आवश्यक योगदान देता है, जिसे केवल इसलिए अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन को आमतौर पर अधिक मजबूत माना जाता है। शायद सच्चाई इन दोनों प्रभावों की सहक्रियात्मक या पूरक भूमिका में निहित है। यह विचार विमर्श निश्चित रूप से हमें इन महत्वपूर्ण रासायनिक मध्यवर्ती को नियंत्रित करने वाली जटिल इलेक्ट्रॉनिक अंतरक्रियाओं की गहराई की सराहना करने में मदद करता है। बिल्कुल, और ये स्पष्ट है कि ये विषय कितना सूक्ष्म और बहुआयामी है। स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से इन अवधारणाओं, उनके तंत्रों और वास्तविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उनके निहितार्थों की और भी गहरी छानबीन करने के अवसर मौजूद हैं।